अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब अफरीदी। और आइए आज नज़र डालते हैं प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले इटली और इंग्लैंड का मैच हुआ है जो कि यूरो क्वालिफिकेशन के लिए ये मैच था। 2-1 से इंग्लैंड ने इसमें फतह हासिल की है। उसके साथ साथ पुर्तगाल वर्सेस लिechtenstein का मैच, पुर्तगाल ने बेहतरीन खेलते हुए 4-0 से जो है वो ये मैच अपने नाम किया है। अर्जेंटीना जो कि वर्ल्ड कप के बाद अपना पहला मैच खेल रही थी और बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल भी किया गया। पनामा के साथ इनका मैच था जो कि 2-0 से, और ये फ्रेंडली मैच था जो कि यूरो क्वालिफिकेशन का मैच नहीं था। इस फ्रेंडली मैच में 2-0 से अर्जेंटीना ने फतह हासिल की है। और इसकी क्या स्पेशलिटी थी, मेसी ने इसमें ऐसा क्या किया है वो आपको बताएंगे हम बाद में। डेनमार्क वर्सेस फिनलैंड जो कि यूरो क्वालिफिकेशन का मैच था, 3-1 से डेनमार्क ने अपने नाम किया है। बोस्निया वर्सेस आइसलैंड के दरमियान होने वाले मैच में 3-0 से बोस्निया ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। और इसके साथ साथ नॉर्थ मैसेडोनिया वर्सेस माल्टा, इनका जो मैच हुआ है उसमें 2-1 से नॉर्थ मैसेडोनिया ने यह मैच अपने नाम किया है। और स्लोवेनिया ने हराया है यहाँ पे कजाकिस्तान को 2-1 से और फतह हासिल की है यूरो क्वालिफिकेशन के इन मैचेस में। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज हमने शामिल किया है कि दो राइवलरीज, बहुत पुरानी राइवलरीज इनके दरमियान होती थी। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की अगर बात करें तो, लेकिन आजकल बड़ी भाईचारे इनके हो चुके हैं और दोस्ती हो चुकी है। और वो दोस्ती क्यों हुई है और ये इतनी बड़ी दुश्मनी जो कि फील्ड की दुश्मनी थी, और बाहर भी हमें खैर प्लेयर्स का आता था और ये भी सोचा जाता था कि बार्सिलोना का प्लेयर रियल मैड्रिड नहीं जा सकता और रियल मैड्रिड का प्लेयर बार्सिलोना नहीं जा सकता। तो अब जो है वो ये दोस्ती कैसे होगी उसके ऊपर एक डिटेल हमने डॉक्यूमेंट्री तैयार की जो कि आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ बायर्न म्यूनिख ने ऐसा क्या कर दिया कि सभी हैरान हो गए। खेल तो अच्छा रही है लेकिन खेल के साथ भी कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया है कि सबको हैरान कर दिया है। और कुछ ट्वीट्स और वीडियोस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होंगी जो कि हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जिस मैच को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूरो क्वालिफिकेशन का ये मैच इटली वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान ये मैच हुआ है। 1-2 से ये मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, और कल भी हम जिक्र कर रहे थे इटली जो लास्ट टाइम का चैम्पियन है इस मैच में हार गया है। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन थी इस मैच में। स्टैट्स अगर देखें, 10 शॉट्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इटली की तरफ, जबकि 7 जो है वो इंग्लैंड की तरफ नज़र आ रहे हैं। शॉट्स और टारगेट 4 थे इंग्लैंड की तरफ, जबकि एक ही मिला यहाँ पे इटली को और उसका फ़ायदा भी उठाया, उन्होंने एक ही गोल किया। पोजीशन आप देख रहे हैं 58% था इटली के पास, 42% था इंग्लैंड के पास। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं, कॉर्नर्स भी 7 मिले हैं यहाँ पे इटली को, जबकि 3 मिले हैं इंग्लैंड को। अफरीदी पासेस भी ज़्यादा थे, पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, कॉर्नर्स भी ज़्यादा थे, सिर्फ शॉट्स ऑन टारगेट एक था। इंग्लैंड पोजीशन भी कम, कॉर्नर्स भी कम। किस तरह से मैच जीत गया इंग्लैंड भाई? वैसे ये जैसे हमने कल भी मेंशन किया था कि इंग्लैंड ने कभी इटली को मेजर टूर्नामेंट्स में नहीं हराया और ना कोई अभी तक फ्रेंडलीज भी बड़ी नहीं जीत पाए। 1961 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने इटली को हराया है। 1961 के बाद? हाँ, 1961 के बाद। ओके, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत एक मेजर विक्ट्री थी इनके लिए, क्योंकि हमेशा इटली इनके लिए दर्द सर बना रहता है। हमेशा इटली से हारते हैं और हमने देखा कि 2020 का जो यूरो फाइनल था उसमें भी पेनल्टीज पे जाके, हालांकि इंग्लैंड उस मैच में काफ़ी एक इम्प्रूव टीम थी, अच्छा खेल रही थी, लेकिन फिर भी हार गए थे। इस मैच की अगर बात करें तो पहले हाफ इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, बहुत अच्छा खेली। जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस और केल्विन फिलिप्स जो थे वो मिडफील्ड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। हैरी केन एज एवर हमेशा से ही वो एक थ्रेट होते हैं अपोजिशन के लिए गोल स्कोरिंग, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा खेली पहले हाफ में। और इवन अगर आप देखें तो पहला हाफ जब ख़त्म हुआ तो जॉर्जिनियो जो कि आर्सेनल के प्लेयर हैं, उन्होंने फुटबॉल को गुस्से में आके ऐसी किक दी कि जितनी फोर्स उनके अंदर थी वो उन्होंने फुटबॉल को किक गुस्से से किया। कि इटली की जो मेन खासियत है, वेराटी और जॉर्जिनियो और बरेला, ये तीनों प्लेयर्स इन्होंने 2020 में भी इंग्लैंड को जो हराया था, तो इन तीनों का मेन किरदार था और बॉल इंग्लैंड को दे ही नहीं रहे थे और मिडफील्ड में ये खेलते थे और बॉल कंट्रोल इनके पास रहती थी। तो वो इस मैच में पहले हाफ में बिल्कुल भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे ये तीनों मिलके। तो उसका गुस्सा जॉर्जिनियो के मैच फर्स्ट हाफ ख़त्म होने के बाद हमने देखा भी, लेकिन जब दोबारा आई पिच पे दूसरे हाफ में तो एक डिफरेंट टीम नज़र आई हमें। और जिस तरह एक तरह से वही मैच हमें नज़र आया जो 2020 का यूरो का फाइनल था। अच्छा, बस इसमें यह था कि इंग्लैंड 2 गोल्स कर चुकी थी
और उसी के बेसिस पे इटली ने सिर्फ एक ही गोल किया, उसमें एक गोल इंग्लैंड ने किया था और इसको फिर बराबर किया इटली ने और पेनल्टीज तक बात चली गई। तो वो एक एडवांटेज था इंग्लैंड के पास और एंड तक उन्होंने रिटेन रखा अपना एक गोल का एडवांटेज और ये मैच जीत लिया। चलिए लेट्स सी। और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच से वो नन अदर देन डेक्लन राइस। आइए इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। पास एक्यूरेसी आप देख रहे हैं 86% थी, टोटल टचेस जो है वो 61% थे, रिकवरीज 10 थी, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 4 थी, 6 में से क्लियरेंसेस जो है वो 4 थी, पासिस इनटू फाइनल थर्ड जो है वो 5 थे, गोल्स जो हैं वो किए हैं, 1 गोल किया है यूरोपियन क्वालिफायर्स में। आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डेक्लन राइस की? आपने तारीफ भी की है, लेकिन आगे कितने जो है वो मैचेस में इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए? ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमेशा से स्टार्टिंग 11 का हिस्सा होते हैं, हमेशा से पूरा मैच खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर और मतलब लाइमलाइट में उस तरह से नहीं आते क्योंकि गोल्स नहीं स्कोर करते, लेकिन डिफेंस और अटैक के बीच में ब्रिज जो है ना वो डेक्लन राइस हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसको लाइमलाइट तो नहीं मिलता लेकिन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, खामोशी से अपना काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। आर्सेनल कोशिश करेगी कि इसको समर में खरीद सके क्योंकि वेस्ट हैम के पास हैं अभी। चले ये भी लाइक अच्छी आपने खबर सुना दी है। आर्सेनल वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो खेल रही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और अब जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं यूरो क्वालिफायर्स में, वो मैच हुआ है पुर्तगाल वर्सेस लिechtenstein के दरमियान और 4-0 से पुर्तगाल ने ये मैच अपने नाम किया है। पुर्तगाल की टीम बहुत ही ज़बरदस्त है, टैलेंट इतना है कि जितनी आप तारीफ़ करें कम है। वर्ल्ड कप में ऑल दो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि कितना डोमिनेंस दिखाया है पुर्तगाल ने। यहाँ पर लिechtenstein ने भी कुछ मज़ाहमत की है। ये आप देख रहे हैं 35 शॉट्स थे पुर्तगाल की तरफ से, जबकि 2 ही थे लिechtenstein की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट 11 थे यहाँ पे पुर्तगाल की तरफ से और 1 था लिechtenstein की तरफ से। पोजीशन भी आप देख रहे हैं 83%, तकरीबन सारा मैच पुर्तगाल ने खेला, 70% जो था वो लिechtenstein के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं, ये भी शायद रिकॉर्ड ही है पासेस का, 736 पासेस इसमें पुर्तगाल ने किए हैं, जबकि 166 जो है वो लिechtenstein ने किए हैं। पास एक्यूरेसी आप देख रहे हैं 90% थी पुर्तगाल की, जबकि 42% थी लिechtenstein की। कॉर्नर्स 12 मिले हैं यहाँ पे पुर्तगाल को, जबकि कोई भी नहीं मिला यहाँ पे लिechtenstein को। आफरीदी रोनाल्डो खुश थे, ट्रेनिंग सेशन में भी काफ़ी वीडियोज़ उनकी देखी जा रही थी व्यूवर्स के, वो मजाक भी कर रहे हैं और काफ़ी जो है वो नोटीपन उनका नज़र आ रहा था। उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि मैं जो है वो एक ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में से गुजरा हूँ। और ये बात मैंने आपको याद होगा कि प्रोग्राम में पहले ही बता दी थी कि ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में से रोनाल्डो गुजर रहे हैं जो कि काफ़ी मुश्किल फेज़ है और ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा उनका। अब देख लें, उन्होंने मेरी इस बात की तायद कर दी है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी मेरी ज़िंदगी का वो फेज़ था और उससे पहले ऐसी था जैसे मैं पहाड़ पे खड़ा था, कल आपने शामिल भी किया था और आपको नज़र नहीं आती बाकी चीज़ें, लेकिन अब मैं एक बेहतर इंसान हूँ। वो बेहतर इंसान, खुशी हुई हमें। कल हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कोच जो है उनको मैच में शुरू से ही खिलाएंगे, खिलाया उन्होंने और उन्होंने परफॉर्म भी किया। रोनाल्डो से ही शुरू करते हैं इस मैच को, किस तरह से देखते हैं आप रोनाल्डो की वापसी पुर्तगाल में? बहुत ही अच्छे मूड में नज़र आए जैसे आपने मेंशन किया। और एक मतलब गोल से पहले जो उन्होंने गोल किया उससे पहले उन्होंने ओवरऑल मैच में कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा किया और एक जगह पे तो ऑलमोस्ट उन्होंने असिस्ट के लिए प्रोवाइड कर दिया था। बर्नार्डो सिल्वा थोड़े से लेट हो गए थे वहाँ पे, तो मैच काफ़ी अच्छा खेला रोनाल्डो ने। और वापस से एक इन फॉर्म प्लेयर जो होता है, जो हर चीज़ को मतलब उसकी मूवमेंट भी अच्छी थी पूरे मैच में और बॉल को जब ले रहे थे तो पोजीशनिंग भी अच्छी, सेंस भी अच्छी थी, पासिंग भी अच्छी थी और फिनिश भी ओवरऑल दोनों गोल्स अगर आप देखें तो बहुत अच्छी तरीके से किया। तो वाकई में हमें लग रहा था कि रोनाल्डो जो है वो वापस उसी लेवल पे आ गए। ऑल दो उनका कैरियर मतलब जवाल की तरफ ही जा रहा है। 38 साल के बाद वो मतलब उस तरह से तो हमें रोनाल्डो नजर नहीं आएंगे जो 30 साल 32 साल रोनाल्डो। हमें आई थिंक सो कि फैंस को भी अब एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए वो परफॉर्मेंस। वो एक एज का पीक पे थे और उसमें उन्होंने खेला और अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी अच्छा खेल रहे हैं, तो हमें भी जो है वो उस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं करनी चाहिए। आफरीदी, ओवरऑल मैच को कैसे देखते हैं? लिechtenstein बिल्कुल इस मैच में नज़र ही नहीं आया कि वो खेल रहे थे। पुर्तगाल जो था वो लगता है उनको खिला ही रहा था बस, कि पोजेशन भी तकरीबन 80%, पासिस आप देख लें, कॉर्नर्स आप देख लें, शॉट्स 35 शॉट्स। लाइक आप, मुझे तो लगता है ये 4 की बजाय कोई 8-9 गोल होने चाहिए थे।
हाँ ऐसा ही है। और पुर्तगाल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, खास करके इनका करंट जो आप देख लें जो टैलेंट अवेलेबल है इनके पास। इवन जो मैच हारते भी हैं उसमें भी पुर्तगाल जो है वो डोमिनेट करती है। मोरक्को से जो क्वार्टर फाइनल हारे थे उसमें भी ऑलमोस्ट 80% 75% बॉल इनके पास ही थी, लेकिन वो मोरक्को का डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने गोल कंसीड नहीं होने दिया। इस मैच में ऑब्वियसली लिechtenstein का कोई मुकाबला ही नहीं है पुर्तगाल के साथ। इतना वर्ल्ड क्लास टैलेंट उनका, तो उनके साथ खेलना ही एक एजाज की बात है लिechtenstein के प्लेयर्स के लिए कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक पिच पे खेल रहे हैं। और मोस्टली जैसे हमने कल भी कहा था कि ये मैच और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर ही बेस्ड होगा और हेडलाइंस जो होंगी बनेंगी इस मैच से वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेला है नहीं खेला है तो गोल किए नहीं किए उसी चीज़ पे। और हमें नज़र भी आया कि सारे मीडिया आउटलेट्स ने रोनाल्डो की ही खबर दी है। मतलब वो मैच तो ऑब्वियसली रोनाल्डो होता ना होता पुर्तगाल ने बहुत इजीली ये जीतना था। बिल्कुल, रोनाल्डोज कमिटमेंट एंड एक्सपीरियंस क्रूशल फॉर पुर्तगाल्स न्यू साइकिल, मार्टिनेज ने ये कहा है। और रोनाल्डो की इम्पोर्टेंस, मुझे जो एक कल हमें भी खदशा था कि शायद इनको पता नहीं खिलाते हैं शुरू से या नहीं खिलाते, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि रामोस खेले हैं, फिर रामोस का और इनका वो था, दोनों में से किसी एक ने खेलना था, सब्स्टिट्यूट हुए थे। हाँ मतलब शुरू से तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेले थे। अब एक चीज़ रॉबर्टो मार्टिनेज की, ये जो अभी मैनेजर हैं जिनका आपने कोट मेंशन किया, वो उनका पहला मैच था एज अ पुर्तगाल मैनेजर। सैंटोस ने काफ़ी अच्छी मतलब अचीवमेंट की है जो इससे पहले कोच थे वर्ल्ड कप तक। तो अब देखते हैं कि ये किस लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है मैच में कि इन्होंने टैलेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस पे रिलाई किया। और मोस्टली हमें ये वर्ल्ड कप में बेल्जियम के कोच थे रॉबर्टो मार्टिनेज, ठीक है, जो कि ग्रुप स्टेज में खैर आउट हो गया था। लेकिन बेल्जियम की रैंकिंग में आप देखें ना, लेकिन वो हमेशा से नंबर 1 पे रहते थे। और ये है कि वहाँ भी जो इनकी साइकी है, जिस तरह ये मैनेज करते हैं, तो एक्सपीरियंस को टीम में रखते हैं। बेल्जियम के ऊपर ये क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बूढ़े खिलाड़ियों को खिला दिया वर्ल्ड कप में और यंग टैलेंट को उस तरह से नहीं खिला। तो ये एक चीज़ इधर भी हमें नजर आई कि उन्होंने रोनाल्डो को भी अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद भी कहा है कि रोनाल्डो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस साइकिल का जो मेरे अंडर होगा। और दूसरा, इन्होंने जो गोलकीपर जो कोस्टा थे वो वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के गोलकीपर थे, पैट्रिसियो को बिठाया हुआ था जो थोड़े से सीनियर सिटीजन हैं। इन्होंने पैट्रिसियो को खिलाया और ओवरऑल रोनाल्डो को भी खिलाया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और साथ में टैलेंट को भी, जो फिलिक्स वगैरह और ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही हैं, लेकिन मतलब एज वाइज थोड़े से यंग हैं। यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो हैं कंसेलो। और क्यों इनको फीचर किया ये अफरीदी बताएंगे। रेटिंग 9.2 है, गोल एक किया है, एक्यूरेट पासेस 84% थे, टचेस 116 थी, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 100% थी, टैकल्स 1 जो है वो भी 100% थे। कंसेलो अफरीदी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। डिफेंडर्स यूजुअली इतना लाइमलाइट में नहीं आते और इस मैच की मैन ऑफ द मैच भी कंसेलो थे। और आप देखें कि 116 टचेस, मतलब पूरे मैच में हमेशा हर मोमेंट पे कंसेलो के पास बॉल ज़रूर थी इस मैच में, जो कि वो टच कर रहे थे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, खास करके मैनचेस्टर सिटी के साथ, पेप गार्डियोला के साथ इनके कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए जिसकी वजह से फिर जनवरी ट्रांसफर विंडो में इनको बायर्न म्यूनिख लोन पे दे दिया। अभी बायर्न म्यूनिख के साथ लोन पे हैं और इन्होंने गोल भी स्कोर किया और बाकी ओवरऑल मैच भी कंट्रीब्यूशन भी आउटस्टैंडिंग थी इनकी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कंसेलो और बाकी प्लेयर्स की भी, जो कि पुर्तगाल ने यह मैच 4-0 से अपने नाम किया है। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत हो गई है उनकी ये क्वालिफायर्स की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और अब जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं, ये फ्रेंडली मैच हुआ है वर्ल्ड चैंपियंस के और पनामा के दरमियान, और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये पहला मैच था। और अफरीदी सबसे पहले मैच तो वो जीत गए हैं 2-0 से, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा वर्ल्ड कप के बाद दोबारा रीयूनियन होना, वो सारी टीम, सारे प्लेयर्स का इकट्ठे होना और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इस्तकबाल किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? वो एक वो वही फीलिंग्स, वही वाइब्स आती हैं। और कोच भी जो है वो लेकर आए थे ट्रॉफी अंदर वर्ल्ड कप की,
चाहे वो रेप्लिका हो या जो भी हो, लेकिन जीता तो हुआ उन्होंने। हाँ हाँ, नहीं उससे इतना मैटर नहीं करता कि आप ट्रॉफी रेप्लिका लेकर आए हैं। ये काफ़ी व्यूवर्स शोर हुआ था, याद है आपको, जो इंस्टा पे उन्होंने पोस्ट लगाई थी, जो कि इंस्टा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था सबसे कम वक्त में ज़्यादा लाइक्स का। वो फिर उस पर हमने शामिल भी किया था, वो किसने ट्रॉफी बनाई थी और कैसे वो पहुंची और सारा। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया कि आप देखें कि एक तो पहला मैच था वर्ल्ड कप के बाद, हालांकि इतना क्रूशल मैच नहीं था, पूरे उसी स्क्वाड को खिलाना, उन्हीं प्लेयर्स को खिलाना पनामा के अगेंस्ट कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक तरह से नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना था कि वो पूरी टीम ऑलमोस्ट वो एग्जैक्ट वही टीम खेल रही थी जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में खेली थी। बस उसमें बीच में एक ऑटोमेंडी डिफेंडर जो थे वो उन्होंने स्टार्ट किया था, वो उस फाइनल का हिस्सा नहीं थे। इसमें डी मरिया, मेसी, एल्वेरेज, मोलिना, उनके बॉडीगार्ड जो है मेसी के, डिपॉल, फर्नांडेज, और मतलब सारे वो प्लेयर्स थे, टेग्लियाफिको, मतलब जितने भी वो 11 में से सिर्फ एमी मार्टिनेज को हम कैसे भूल सकते हैं, जो एमी मार्टिनेज एग्जैक्टली। हाँ, उनका भी रिसेंटली इंटरव्यू भी गोल पे आया, वो भी बड़ा फेमस हुआ है इंटरव्यू, जरा ह्यूमन साइड हमें देखने को मिली है। हालांकि ये थोड़े से शरारती और नटखट हैं, तो इस तरह के एक्शंस करते हैं जिसकी वजह से इनके नफरत करने वाले ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जो अभी इंटरव्यू आया है उसमें हमने इनकी ह्यूमन साइड देखी है और उन्होंने बताया है उस इंटरव्यू में कि ये खुद भी एक इंसान है और वो चीज़ें जो होती हैं वो हीट ऑफ द मोमेंट में किसी दोस्त के साथ शर्त लग गई ये वो, लेकिन वो खुद भी उस पर खुश नहीं है, वो जो एक्शंस उन्होंने किए हमने शामिल भी किया था शो में, दिखाया भी था आपको। यहाँ पर अर्जेंटीना ने 2-0 से जीत लिया और इसमें कोई वो शशदर होने वाली बात नहीं है क्योंकि अर्जेंटीना ने ही जीता था। लेकिन स्टैट्स हम देख लेते हैं, स्टैट्स में नज़र डालते हैं क्या सिचुएशन थी जहाँ पे पनामा के अगेंस्ट 26 शॉट्स अर्जेंटीना के, पनामा के 2 थे, और शॉट्स ऑन टारगेट कोई भी नहीं था पनामा का, 9 जो थे वो शॉट्स ऑन टारगेट थे अर्जेंटीना के। अब ये क्वेश्चन बनता है कि 9 में से सिर्फ 2 ही गोल हुए, क्यों? पोजीशन भी आप देख रहे हैं 75% था अर्जेंटीना के पास, 25% पनामा के पास था। पास एक्यूरेसी, पासेस और फाउल्स भी आप देख रहे हैं, येलो कार्ड्स भी देख रहे हैं, कॉर्नर्स 11 मिले यहाँ पे अर्जेंटीना को। आफरीदी 2-0 से क्यों? यहाँ पे 9 शॉट्स ऑन टारगेट में क्या इजी होकर खेल रहे थे, रिलैक्स थे कि 2 गोल हो गए, कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, वैसे ऑनेस्टली बड़ी स्ट्रेंज बात है कि बड़े मोटिवेटेड हो कि खेल रहे थे और खेल रहे थे ऐसे कि चैंपियंस हैं हम। उन्होंने वो मैसेज भी तो देना था कि हम चैंपियंस हैं। और वैसे भी एनर्जी होती है जब आप वर्ल्ड कप के बाद पहली गेम खेल रहे हैं, वही आपके टीम मेट्स, और आपको ऐसे ही लग रहा होता है वर्ल्ड कप का फाइनली खेल रहे हैं। हाँ, और इवन मतलब जो टीम खेली है इसमें और गोल्स हो सकते थे, लेकिन आप क्रेडिट दें पनामा को कि उन्होंने डिफेंस बहुत अच्छा किया, बहुत कंपैक्ट और टाइट डिफेंस था और क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट होने दे रहे थे कि मतलब वो इजी चांस जिससे आप गोल कर ले। चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए, मुसलसल अटैक था अर्जेंटीना का, लेकिन पनामा ने उनको गोल करने नहीं दिया। मतलब उस तरह से चांस क्रिएशन उनको नहीं मिली अर्जेंटीना को कि वो इजीली गोल कर पाए। पनामा के कोई प्लेयर हैं जो कि किसी और क्लब में खेल रहे हैं, किसी बड़े क्लब में या लीग में? पर्सनली मैं इतना ज़्यादा पनामा के बारे में सुना भी नहीं जाता और देखा भी नहीं गया, और यहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना जो है उन्होंने ये मैच जीत लिया है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे बायर्न म्यूनिख ने ऐसा क्या कर दिया, सब हैरान हो गए। उससे पहले हम जो बाकी मैचेस हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट्स उनके रहे हैं, और ये आपकी स्क्रीन पर हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। अर्जेंटीना पनामा को हमने डिस्कस किया है। बोस्निया का जो मैच आइसलैंड के साथ हुआ है 3-0 से उन्होंने जीत लिया है, और उसके साथ डेनमार्क वर्सेस फिनलैंड 3-1 से इन्होंने ये मैच अपने नाम किया। इटली इंग्लैंड को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कजाकिस्तान वर्सेस स्लोवेनिया जो है वो 1-2 से ये मैच अपने नाम किया है। कजाकिस्तान हार गई है ये मैच। नॉर्थ मैसेडोनिया वर्सेस माल्टा ये मैच 2-1 से मैसेडोनिया ने अपने नाम किया है। पुर्तगाल वर्सेस लिक्टेनस्टाइन का मैच ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सैन मैरिनो वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड का मैच 2-0 से आयरलैंड ने अपने नाम किया है। अफरीदी, कैसे आप देखते हैं ये क्वालिफायर्स को, बाकी मैचेस जो हुए हैं? डेनमार्क का मैच काफ़ी एक्साइटिंग मैच था और एक यंग टैलेंट हमें नज़र आए हैं जिन्होंने तीनों गोल्स डेनमार्क के लिए किए हैं। और डेनमार्क एक ऐसी टीम है जिसे देख के मतलब प्लेजेंट सा फील होता है। बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं डेनमार्क की टीम, और हमें यूरो में भी उन्होंने 2020 में दिखाया कि कितनी वो अच्छी टीम है। अभी यंग प्लेयर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, तो एक अच्छा मिक्सचर है और अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है। जो और भी किसी टीम में कोई टैलेंट आपको नज़र आया ऐसा जो कि आपको लगता है हमें आगे फ्यूचर में बड़े किसी क्लब्स में खेलता हुआ नजर आएगा? अभी नॉर्वे में है, नॉर्वे में जब नॉर्वे का मैच आएगा तो उसको जब डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि बड़े क्लब्स के रेडार में हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो बहुत ही यंग है तो उनकी ग्रोथ
जो है वो उनको फॉलो करें। हम जैसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये क्या करते हैं, ये जब 19 साल 17 साल बच्चा बहुत अच्छी फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है तो उनको मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको ख़रीद लेते हैं और फिर किसी और क्लब को दे देते हैं ताकि उनकी वो डेवलपमेंट जारी रह सके। जैसे अच्छा, खरीद के खुद फिर किसी क्लब को देते हैं, लोन पे देते हैं। मोस्टली आप देखें जैसे प्रीमियर लीग के कुछ क्लब्स का जुपिलर प्रो लीग के क्लब्स के साथ मायदा है कि वो जाके शालका में क्लब ब्रूज में चले जाएंगे, एंडरलेक्ट में चले जाएंगे, प्लेयर्स भी प्रोड्यूस हुए हैं वहां से, रॉयल एंटवर्प में चले जाएंगे, वहां पर उनकी डेवलपमेंट होती है और जब एक अच्छा मैच्योर प्लेयर बन जाता है तो वापस क्लब में आ जाता है और बड़े स्टेज पे हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देखें ये फर्नांडिस अर्जेंटीना वाला, वो भी बेनफिका से आया है और मोस्टली प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं पोर्चुगल लीग में, जुपिलर प्रो लीग में, डच लीग में, यहाँ से क्लब्स में इनकी मैच्योरिटी होती है, फिर बड़े क्लब्स में आते हैं। अब शामिल करते हैं ट्वीट्स का सिलसिला। प्रोग्राम की पहली ट्वीट आपको दिखाते हैं और ये ट्वीट जब मैंने देखी थी मैं बहुत हैरान हुआ था। बायर्न म्यूनिख हैव सैक्ड जूलियन नेगल्समैन, ये रिपोर्ट्स ने कहा है, और कर दिया है सैक। क्यों कर दिया है? आई डोंट नो। बायर्न म्यूनिख अच्छा खेल रहा है चैंपियंस लीग में। अफरीदी, क्या वजह लगती है आपको कि वो ड्यूरिंग द चैंपियंस लीग आप अपने जो मैनेजर है उनको आप सैक कर रहे हैं? बहुत ही स्ट्रेंज खबर थी और मुझे भी बड़ी शॉकिंग लगी। एकदम से खबर आई है कि नेगल्समैन जो हैं वो सैक कर दिए जाएंगे और उसके 5 मिनट बाद ही खबर आई कि सैक हो गए। रूमर्स भी नहीं थे पहले के, पिछले हफ्ते 2 से चल रहे होंगे कि कोई ऐसी बात हो रही है, एकदम ही कुछ हुआ है। हाँ, यही तो सारे आउटलेट्स, जितनी भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं फुटबॉल के, उन्होंने सारों ने यही सरप्राइज शो किया है कि एकदम से हो गया। इवन गोल ने भी लिखा था कि ये तो बहुत ही स्पीडी हुआ कि एकदम से उन्होंने नेगल्समैन के सैक होने की खबर दी और साथ ही उन्होंने फिर थॉमस टुखल जो उनकी रिप्लेसमेंट है उनका भी बता दिया कि वो रिप्लेस करेंगे। तो नए मैनेजर, मतलब इन्होंने पहले से ही थॉमस टुखल को साइन करना था मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो सेंस समझ नहीं आई कि नेगल्समैन को इस टाइम पे सैक करने की क्या तुकबंदी है। ये वजह तो नहीं है जो अपनी लीग में इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही? यही एक वजह हो सकती है, इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि चैंपियंस लीग में इन्होंने अभी वन ऑफ द बेस्ट साइड पीएसजी को हरा के क्वार्टर फाइनल्स में गए और लीग में सिर्फ थोड़ी सी अभी उससे भी हार गए थे लेवरक्यूजन से, और उससे पहले ग्लैडबैक से हार गए थे, और अभी डॉर्टमंड जो है वो ऊपर चले गए, लेकिन उनका भी पॉइंट्स गैप 1 पॉइंट का है और डिर क्लासिक ये अब कितना खतरनाक हो गया है कि बीच में इन्होंने अब सैक कर दिया है। आगे जो चैंपियंस लीग का सफर, आपको लगता है वो क्वार्टर फाइनल्स और आगे सेमीफाइनल और उसमें जाने के लिए अब कुछ मसले हो सकते हैं इनके लिए? अब ऑब्वियसली एक न्यू मैनेजर आएगा, वो अपनी फिलॉसफीज और टैक्टिक्स प्लेयर्स को समझाएगा, तो उसमें एकदम से जादू की छड़ी के साथ तो वो नहीं कर सकता ना सब कुछ उनके दिमाग में फिट या प्लेयर्स को उस तरह से जेल करना। तो बड़ी ही स्ट्रेंज पोजीशन पे सैक हुए। हालांकि अगर कोई ट्रॉफी अगर मिस हो जाती, अगर ये बुंडेसलीगा से रेस से ही आउट हो जाते और डॉर्टमंड जीत रही होती या चैंपियंस लीग में आउट हो जाते तो फिर सैक करना बनता था। अभी ऑल इन द मिडल और कोई बड़ी मतलब आप टूर्नामेंट से भी बाहर नहीं हुए, आप लीग में भी फाइट कर रहे हैं और आपने सैक कर दिया एक ऐसे मैनेजर को कि जो पर्सनली मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे हैं उनके टैक्टिक्स, और इसके बाद इनको बड़ा क्लब ही खरीदे इनके कोई ये भी अच्छा आपने बताया कि कौन सा क्लब अब इनको खरीदता है और इनके हक में ये जाती है बात म्यूनिख के या नहीं जाती, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको वो दिखाते हैं। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमने कल आपको याद होगा ट्वीट शामिल की थी कि ब्राज़ीलियन जो प्लेयर हैं उन्होंने कहा कि एंजेलोटी को वो अपने एज अ हेड कोच देखना चाहते हैं, और रोड्रिगो ने कहा वी जोक विद एंजेलोटी दैट वी आर वेटिंग फॉर हिम इन ब्राज़ील, ही जोक्स दैट वी विल मेक द कॉल अप together with Militao, Vinicius and with you, but you know every joke has a little bit of truth in it. I think he could serious candidate to take Brazil job. क्या लगता है आपको? एक्चुअली में एडरसन मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर वो भी ब्राजील के हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि एंचेलोटी, और अभी देखें कि अपने ही रैंक से रियल मैड्रिड का ही प्लेयर, हालांकि वो तो रियल मैड्रिड का भी प्लेयर है, वो तो चाहता है कि रियल मैड्रिड में भी इनका कोच हो, लेकिन वो नेशनल टीम के लिए प्रेफर कर रहा है। और क्योंकि ये अभी ब्राज़ील ने अभी तक चीचे को जो उन्होंने जॉब छोड़ी है, जो मैनेजर थे वर्ल्ड कप, तो उन्होंने कोई परमानेंट मैनेजर या कोच अभी असाइन नहीं किया टीम को, कोई मतलब किसी को जॉब नहीं मिली। जो एक रिजर्व हैं वो अभी टेम्पररी तौर पे हैं और एंचेलोटी का ये वेट करेंगे। अगर मैं रियल मैड्रिड में ये सक्सेसफुल रहते हैं, चैंपियंस लीग जीत जाते हैं,
तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड, क्योंकि ये रियल मैड्रिड में रहना चाहते हैं, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही हैं और 30 नवंबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ एक्सपायर होगा। तो अगर रियल मैड्रिड कोई और मैनेजर साइन करती है और एंचेलोटी को जाने देती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती, तो फिर तो एंचेलोटी का एक ही डेस्टिनेशन है ब्राज़ील, और ब्राज़ील भी उसी का वेट कर रही है, एंचेलोटी का वेट कर रही है कि तब तक हम मैनेजर कोई नया साइन नहीं करेंगे जब तक एंचेलोटी का पता नहीं चलता। फैब्रिज़ियो जो है उन्होंने कहा कि हाँ, वो मजाक में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच भी छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी? नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किलियन एम्बापे आपको नजर आएंगे, और किलियन एम्बापे जो है उन्हें क्लियर्स द एयर विद ग्रीजमैन आफ्टर फ्रांस कैप्टनसी स्नब। ये क्या बात हुई है? कैप्टन तो बन गए हैं, अब ये क्या मसले मसाइल शुरू हो गए? ग्रीजमैन को मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रीजमैन का हक बनता है कल, वो ग्रीजमैन, लेकिन आपने ये भी तो पूछा था ना कि एक्सपीरियंस वर्सेस यू नो यंगस्टर, आपने ये कहा था। हाँ वो तो सही है, एम्बापे का मतलब ओवरऑल तो एम्बापे का बंदा था, लेकिन अगर एक्सपीरियंस पे जाएं तो एक्सपीरियंस पे फिर ग्रीजमैन का बंदा था। लेकिन ग्रीजमैन स्मार्ट भी हैं, वो बड़ा साइलेंट किलर सा, मैंने उनको ये खिताब दिया था कि साइलेंटली वो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। वैसे आपको लगता है कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा होना चाहिए? तो ये जो खबर आई है इसमें क्या है? इवन अगर एम्बापे को बनाना भी था, डिडियर डेशॉम्प मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जिस तरह वो मैनेज करते हैं। उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था, लेकिन वो प्लेयर्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। जिनके बारे में करीम बेंजेमा ने भी कहा था कि हाँ ये वही कोच हैं, बोला और ये किया और वो फ्रांस के कोच हैं, यही वही कोच अभी भी वही कोच हैं, अभी भी वही हैं। तो अब बेंजेमा तो हमें खेलते हुए फिर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनके दरमियान आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई। हाँ उन्होंने तो जब तक ये है रिटायरमेंट ही है उनकी, उन्होंने तो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ली है। तो अगर कोई ज़िडान आ जाता है एज अ मैनेजर तो फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये है कि ग्रीजमैन उस पर बहुत नाराज थे, और खबरें आ रही थी कि वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना है। फिर एम्बापे उनके पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये अगर मेरे साथ होता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही नाराज होता, और चलो दोस्त मिलके फ्रांस के लिए लड़ते हैं। ये वो कैप्टनसी में क्या रखा है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो तुम, मतलब तुम ले लो तुम नहीं, वैसे वो उन्होंने नहीं किया, मतलब कि चलो कैप्टनसी ले लो, वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं भी उदास हो जाता। लेकिन उन्होंने मामला सुलझाने लेकिन ये आप देखें कि ये डिडियर डेशॉम्प को सुलझाना चाहिए था कि वो दोनों प्लेयर्स को बुलाते और अपना एक्सप्लेन करते कि ग्रीजमैन तुम ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो आप देखो लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं, और एम्बापे जो है वो एक वर्ल्ड स्टार, हमें तुम्हारी भी जरूरत है कि तुम उसको गाइड करो, तुम उसको समझाओ, तुम उसके साथ चलो। हाँ, और वाइस कैप्टन बनाया है, लेकिन अगर दोनों को बिठा के इस तरह होता तो ये मामला इतना फोन पे बताते हैं डीडीआर के, उसको बना दो और उसको जो है वो भी बोर्ड को बता देते हैं कि बस ये ऐलान कर दो। ओके, तो कुछ ऐसी सूरत हाल है, लेकिन ये मामला अगर सुलझा लिया है एम्बापे ने, और ये भी उनकी कैप्टनसी शो करता है बनने के काबिल के, उन्होंने ये मामला एज अ कैप्टन भी खुद आगे बढ़ के जो है हाँ, उन्होंने ईगो का इशू नहीं बनाया और जाके गए हैं ग्रीजमैन के पास। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर्सेनल का सीक्रेट हमें पता चल गया और खुद ही बता दिया है आर्टेटा ने। प्लेइंग डॉज बॉल इज हेल्पिंग आर्सेनल्स टाइटल चार्ज। अफरीदी, ये डॉज बॉल क्या है? मुझ जैसे लोगों को नहीं पता, और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिनको नहीं पता एक्चुअली में। और ये भी बताएंगे ये क्या बयान है कि इसकी वजह से आर्सेनल को काफ़ी हेल्प मिली है। अच्छा, डॉज बॉल में ये होता है कि फुटबॉल ही आपको मार रहे होते हैं दूसरे प्लेयर, और आपने उससे बचना होता है। हाथ से मार रहे होते हैं? हम तो जो यूनिवर्सिटी में खेलते थे तो हाथ से ही मारते थे, और हम फुटबॉल यूज़ नहीं करते क्योंकि फुटबॉल बहुत हैवी होता है, तो आपको लग के फिर तकलीफ हो सकती है, तो हम वॉलीबॉल को यूज़ करते थे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो उस पे फिर एक टीम बीच में खड़ी होती है और दूसरी टीम जो होती है उसके आधे प्लेयर इस साइड पे होते हैं, आधे प्लेयर इस साइड पे होते हैं, और जो बीच में टीम खड़ी है उसने बॉल से खुद को बचाना है। जो ये खिलाड़ी बाहर खड़े हैं ना, इन्होंने ये बीच वालों को मारना है, जो जिसको फुटबॉल लग गया उसने खुद को नहीं बचाया वो आउट हो जाएगा, और उन्होंने वो पूरी टीम को एलिमिनेट करना है, हर बंदे को बॉल मारनी है। तो वो डॉज बॉल होती है, उसमें ये होता है कि आपकी कम जगह में खुद को बचाने की जो सेंस है, इसमें ड्रिबलिंग और डॉजिंग का बहुत वो एक आ जाता है कि अगर आप मतलब पाँव से खेलते हैं तो वो तो बहुत ही जबरदस्त जो है वो एक एक्सरसाइज भी है। हाँ, मतलब आपके जो मूवमेंट है ना, कम जगह में मूव करना, और बीच में से अब जैसे दो प्लेयर्स के बीच में से निकलना, उसका एक प्रैक्टिस आपकी हो जाती है।
और एज अ डिफेंस भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है कि आपने कैसे बॉल से बचना है, हाथ ना लगे और बाकी हाँ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वाकई में डॉज बॉल से आपकी बहुत रिफ्लेक्सेस ओवरऑल बहुत तेज़ हो जाती है। तो बिल्कुल ये जो है वो सीक्रेट बताया आर्सेनल के मैनेजर आर्टेटा ने। और अब हमारे पास एक वीडियो है और कमाल की वीडियो है, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, ये जो ट्रिक था अफरीदी, ये हो गया या बस ये इसमें माहिर लग रहे हैं आपको? नहीं नहीं, ये माहिर ही हैं और ये ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस होती है। पूरा जो रिवर्स उन्होंने पूरा वो घूमे और फुटबॉल आपने देखा 360 डिग्री, या पूरा जो फुटबॉल था वो बिल्कुल वहीं पे था, उसको ज़रा भी इधर उधर नहीं होने दिया और वो जो एक्यूरेसी थी बड़ी परफेक्ट थी। बहुत ही शानदार ये वीडियो, बहुत ही शानदार। लेकिन ऐसे ये करतब से आप प्लेयर नहीं बन सकते, है ना? हाँ, और जितने भी फ्री स्टाइल, इसको कहते हैं फ्री स्टाइल, और ये एक अलग डोमेन है फुटबॉल की, फ्री स्टाइल इसे कहते हैं। और ये फ्री स्टाइलर्स जो होते हैं ना, इनको फुटबॉल बिल्कुल भी नहीं आती, ये सिर्फ करतब ही कर सकते हैं। और उसकी भी एक ज़ाहिर ये फिजिक है और उसी से जो है वो इसको करते हैं। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ये कुछ ट्वीट्स थी, कुछ वीडियोस थी और कुछ मैचेस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और ये मैचेस जो थे आपने देखे भी और आपने इनके बारे में सुना भी। यूरो क्वालिफिकेशंस के जो मैचेस थे और कुछ फ्रेंडली मैचेस थे। नेक्स्ट जो है वो वीकेंड पे भी कुछ इंटरनेशनल मैचेस, अभी जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक है, क्लब्स जो हैं वो अफरीदी ने भी बताया था कि मंडे से और नेक्स्ट वीक से जो है वो दोबारा से आमने सामने होंगे। तब तक इंटरनेशनल मैचेस होंगे और जो मैचेस होंगे कमिंग अप वो हम आपके लिए प्रोग्राम में लेकर आएंगे। और कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ और ट्वीट्स और कुछ खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। हम मंडे को वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, रमज़ान है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।